हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं मधुमक्खी का कृषि में महत्व। देखिए, मधुमक्खी का कृषि में महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हनी बी इन एग्रीकल्चर। देखिए, पिछले कक्षा में हमने बात की थी कि मधुमक्खी का आर्थिक रूप से या कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो सबसे बड़ा जो उपयोग है वो है परागण की क्रिया में, परागण में या पॉलिनेशन में। हमने पिछले कक्षा में बात की थी क्या होता है परागण। तो देखिए, परागण क्या होता है, पॉलिनेशन, तो हमने कुछ डिस्कस किया था। ये फ्लावर और फ्लावर के जो एंथर होते हैं, परागकोश होते हैं, इन परागकोशों में किसका निर्माण होता है, तो पराग कणों का निर्माण होता है। ये परागकोश, ये वर्तिकाग्र, देखिए क्या है परागण, पॉलिनेशन क्या है। तो परागकोशों में निर्मित होते हैं परागकण, पोलन ग्रेन, और इन परागकोशों में निर्मित परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा था हमने, परागण कहा था। क्या मतलब रहा कि परागकोशों में निर्मित परागकणों का परागकोश से कहाँ पर पहुँचना, वर्तिकाग्र तक पहुँचना, या वर्तिकाग्र तक होने वाला स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। और इस परागण प्रक्रिया में मधुमक्खी है वो बहुत अहम रोल अदा करती है। कैसे अदा करती है, तो देखिए, जितने भी खाद्यान्न हैं, फसलें हैं, फलों वाले वृक्ष हैं, उन सभी के अंदर लगभग 80% जो परागण है वो किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा संपन्न किया जाता है। क्या मतलब रहा, खाद्यान्न फसलों, फलों वाली फसलों, अन्य फसलों में कुल परागण का लगभग 80% भाग किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, मधुमक्खी के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो क्या मतलब रहा, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, तो देखिए, नंबर पहले हम बात करते हैं परागण में, पॉलिनेशन में। देखिए, अधिकांश फल वृक्षों, खाद्यान्नों, तथा फसलों अधिकांश फल वृक्षों, खाद्यान्नों, फसलों एवं पुष्पीय पादपों में मधुमक्खी द्वारा करीब 80% परागण संपन्न किया जाता है, देखिए, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि मधुमक्खी के द्वारा होने वाले परागण से खाद्यान्नों, फल वृक्षों एवं अन्य पुष्पीय पादपों का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। यदि मधुमक्खी की प्रजातियां समाप्त हो जाएं तो इनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। अब हम बात करें कि ऐसा क्या होता है, मधुमक्खी के पास ऐसी कौन सी विशेष रचनाएं होती हैं जिसके कारण वो परागण में इतना अहम रोल अदा करती है। तो देखिए, हमने बात की थी कि श्रमिक
और इन श्रमिक, कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जिनकी जो पिछली टांगें होती हैं, इन पिछली टांगों पर ब्रूस के समान बाल पाए जाते हैं, रोए पाए जाते हैं छोटे छोटे छोटे, और ये मिलकर पराग थैली का निर्माण करते हैं, पराग थैली का निर्माण करते हैं। और इस पराग थैली के अंदर क्या किया जाता है, परागकणों को इकट्ठा किया जाता है। क्या मतलब रहा कि श्रमिक मधुमक्खियों की पिछली टांगे में कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं या ब्रूस के समान रचनाएं पाई जाती हैं और ये मिलकर पराग थैली का निर्माण करती हैं। और जब ये श्रमिक किसी पुष्प के ऊपर बैठेंगे तो उस पुष्प के परागकोशों से परागकण इस पराग थैली में एकत्रित हो जाएंगे और ये मधुमक्खी किसी दूसरे पुष्प पर या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प पर जाकर बैठेगी तो ये जो परागकण है उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। और इस प्रकार मधुमक्खी के द्वारा क्या होगा, परागण की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो देखिए अगली बात करें हम, कुछ श्रमिक मधुमक्खी, कुछ श्रमिक मधुमक्खियों की टांगों में विशेष प्रकार के रोम पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं जिनकी आकृति वृक्ष के समान होती है, वृक्ष के समान होती हैं। ये रोम पराग थैली का निर्माण करते हैं। जब ये मधुमक्खी किसी पुष्प पर मकरंद हेतु बैठती है तो परागकोशों में निर्मित परागकण इस पराग थैली में एकत्रित हो जाते हैं। जब ये मधुमक्खी उसी जाति के पादप के अन्य पुष्प पर बैठती हैं तो ये परागकण उस पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसे ही परागण कहते हैं, देखिए कुछ श्रमिक मधुमक्खी की टांगों में विशेष प्रकार के रोम पाए जाते हैं जिनकी आकृति किसके समान होती है, ब्रश के समान होती है। या फिर ये जो रोम है वो किसके समान आकृति बनाते हैं, तो ये ब्रश के समान आकृति बनाते हैं। और ये विशेष प्रकार के रोम पराग थैली का निर्माण करते हैं। और जब ये मधुमक्खी किसी पुष्प पर मकरंद हेतु बैठती है
तो परागकोशों में निर्मित परागकण इस परागथैली में एकत्रित हो जाते हैं, और जब ये मधुमक्खी उसी जाति के पादप के किसी अन्य पुष्प पर बैठेगी तो ये परागकण उसके वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएंगे और इस प्रकार परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए और क्या इंपॉर्टेंस है। परागण के अलावा कृषि में मधुमक्खियों का और क्या इम्पोर्टेंस है, तो देखिए परागण के अतिरिक्त मधुमक्खियों का कृषि में महत्व संकरण के रूप में भी है। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के रूप में भी है। कैसे संकरण के रूप में कैसे, तो देखिए मधुमक्खी जब एक ही जाति के पादप के एक ही जाति के पादप के अलग अलग पुष्पों या फिर एक ही जाति के 2 या 2 से अधिक पादपों के पुष्पों पर जाकर बैठती है, तो इससे क्या होगा कि परागकणों का परस्पर आदान प्रदान हो जाएगा। विभिन्न जातियों के, एक ही जाति के विभिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य अलग अलग वैरायटीज़ के परागणों का क्या होगा, स्थानांतरण हो जाएगा, और स्थानांतरण से होने से उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, संकरण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। और इस संकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो बीज निर्मित होगा, पादपों के अंदर जो बीज निर्माण होगा, तो ये जो बीज है वो मात्र पादप से उन्नत किस्म का होगा। क्या मतलब रहा कि जब मधुमक्खियाँ परागण की क्रिया संपन्न करती है तो उस स्थिति में क्या होगा कि एक ही जाति के कई पादपों के पुष्पों के मध्य ये क्या करेगी, परागण की क्रिया संपन्न करेगी, जिससे अलग अलग किस्मों के परागकण अलग अलग पुष्पों पर स्थानांतरित हो जाएंगे और उनके बीच में क्या हो जाएगा, संकरण हो जाएगा, और संकरण होने से उन्नत किस्म के बीजों का निर्माण हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या कह सकते हैं हम संकरण के रूप में, देखिए नंबर 2 संकरण में कैसे श्रमिक मधुमक्खियां मकरंद प्राप्ति हेतु एक ही जाति के अलग अलग पादपों के पुष्पों पर अलग अलग पादपों के पुष्पों पर बैठती है, जिसके फलस्वरूप अलग अलग किस्म के पुष्पों के परागकणों का परागण क्रिया द्वारा स्थानांतरण हो जाता है, जिसके कारण संकरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है एवं उन्नत किस्म के
बीजों की, उन्नत किस्म के बीजों की प्राप्ति होती है। इन बीजों को हाइब्रिड सीड या संकर बीज हाइब्रिड सीड कहते हैं, जो अपने या जिनसे निर्मित पादप अपने मात्र पादप से उन्नत गुणों युक्त होता है। देखिए क्या मतलब रहा कि परागण के अतिरिक्त किस में हेल्प करती है, तो संकरण में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करेगी, तो सदमिक मधुमक्खियाँ मकरंद प्राप्ति हेतु क्या करेंगी, एक ही जाति के अलग अलग पुष्पों के ऊपर बैठेगी और उससे क्या होगा कि अलग अलग किस्म के प्रजाति के पुष्पों के परागणों का परस्पर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा और उनके बीच में किसकी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो संकरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और उनसे उन्नत किस्म के बीज प्राप्त होंगे और इन उन्नत किस्म के बीजों को हम क्या कहेंगे, संकरण बीज। और जब इन बीजों का परिवर्धन होगा तो इनसे बनने वाला जो पादप होगा वो पादप मात्र पादप से उन्नत गुणों युक्त होगा। तो कृषि के अंदर मुख्यतः महत्व किस में निभाती है, तो परागण में और नंबर 2 संकरण में। इसके अतिरिक्त और क्या महत्व है, तो देखिए जब हमने मधुमक्खी का सामान्य परिचय पढ़ा तब बात की कि मधुमक्खियों से क्या प्राप्त होती है, शहद की प्राप्ति होती है और मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाला जो शहद है वो पौष्टिक आहार माना जाता है। तो नंबर 3 हम ये कह सकते हैं कि मधुमक्खियों से किसकी प्राप्ति होती है, शहद तथा मोम की प्राप्ति होती है। नंबर 3 शहद एवं मोम की प्राप्ति, शहद एवं मोम की प्राप्ति। देखिए हमने कहा कि मधुमक्खियों का जो शहद है वो काफ़ी पौष्टिक माना जाए। क्यों पौष्टिक माना जाता है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, प्रचुर मात्रा में खनिज लवण मिनरल्स और उसके साथ साथ प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है, इसमें शर्करा पाई जाती है। और शर्करा की बात करें तो 2 प्रकार के शर्करा, एक ग्लूकोज और अदर फ्रक्टोज शर्करा। ओके, तो प्रचुर मात्रा में विटामिन होते हैं, प्रचुर मात्रा में खनिज और प्रचुर मात्रा में शर्करा पाई जाती है। और उसके अतिरिक्त इससे क्या इसकी प्राप्ति होती है, तो मोम की प्राप्ति भी की जाती है। तो ये थे कुछ जनरल पॉइंट्स जिनका कृषि में महत्व है। अब हम बात करते हैं कि मधुमक्खी को कैसा पाला जाए। क्या हम प्राकृतिक रूप से भी मधुमक्खियों को पाल सकते हैं, तो जी हाँ, प्राकृतिक रूप से कैसे पाले, तो किसी भी प्राकृतिक छत्ते से शाम के समय रानी मक्खी, कुछ श्रमिक तथा ड्रोन मक्खियों को पकड़कर कृत्रिम छत्ते पर छोड़कर भी इनका पालन किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त हम मधुमक्खी पालन केंद्रों से मधुमक्खी की रानी, ड्रोन तथा श्रमिकों को लाकर भी इन्हें कृत्रिम रूप से भोजन देकर भी पाला जा सकता है। तो देखिए कैसे पाल सकते हैं, तो नंबर 1 किसी प्राकृतिक छत्ते से शाम के समय रानी, श्रमिक तथा नर प्राणियों को, नर ड्रोन प्राणियों को पकड़कर उन्हें कृत्रिम
छत्ते में छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। शाम के समय प्राकृतिक छत्ते से रानी को, श्रमिक को और ड्रोन्स को पकड़ के किस में छोड़ दिया जाता है? तो कृत्रिम छत्ते में छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं? तो मधुमक्खी पालन केंद्रों से, मधुमक्खी पालन केंद्रों से भी रानी श्रमिक व नर को लाकर कृत्रिम छत्ते में छोड़ दिया जाता है तथा कपड़े की टोपी पर कुछ शरबत या शहद लगाकर रख दिया जाता है। देखिए, या तो प्राकृतिक छत्ते से इनकी प्राप्ति की जा सकती है या कृत्रिम मधुमक्खी पालन केंद्रों से इनकी प्राप्ति की जा सकती है। ओके, उसके बाद में कृत्रिम मधुमक्खी पालन में या इस प्रकार के पालन में रानी मधुमक्खी को प्रतिवर्ष क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। क्यों बदल दिया जाता है? क्योंकि रानी 1 वर्ष की होने के पश्चात अंडे देने का कार्य शुरू करेगी और अंडे देने के बाद में क्या हो जाएगी? ये वृद्ध हो जाएगी, इसमें अंडे देने की क्षमता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इस वृद्ध रानी को छत्ते से क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा और इसकी जगह किसी अन्य रानी को या किसी अन्य युवा रानी को लाकर इसी छत्ते का शहद लगाकर इस छत्ते में के शिशु खंड में छोड़ दिया जाता है। हमने बात की थी लकड़ी का बॉक्स, और लकड़ी का बॉक्स में हमने पढ़ा था 2 भाग, ऊपर का 1/4 भाग शहद कक्ष और नीचे का 3/4 कक्ष शिशु खंड। तो उस शिशु कक्ष में या शिशु खंड में रानी मक्खी को छोड़ दिया जाता है और उसी छत्ते का शहद लगाकर। तो देखिए नंबर नेक्स्ट, रानी मधुमक्खी को प्रतिवर्ष बदलना आवश्यक होता है क्योंकि रानी मक्खी 1 वर्ष बाद अंडे देना शुरू करती है एवं अंडे देने के बाद यह वृद्ध हो जाती है, अतः इसके स्थान पर अन्य रानी मक्खी को उसी छत्ते का शहद लगाकर शिशु खंड में छोड़ दिया जाता। ओके, रानी को प्रतिवर्ष बदलने की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि 1 वर्ष के बाद अंडे देना शुरू करेगी और अंडे देने के बाद में क्या हो जाएगी? वृद्ध हो जाएगी।
और उसके स्थान पर अन्य रानी को उसी छत्ते का शहद लगाकर शिशु खंड में छोड़ दिया जाता है। ओके, उसके बाद अगली बात देखें कि जब ऋतु के अनुसार भोजन की कमी हो जाए, तो इन मधुमक्खियों को कृत्रिम रूप से भी भोजन दिया जाना आवश्यक होता है। क्या मतलब रहा कि ऋतु के अनुसार भोजन की कमी होने पर इन्हें कृत्रिम भोजन दिया जाना चाहिए। और कृत्रिम रूप से भोजन किस तरह का, तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ऋतु के अनुसार भोजन की कमी होने पर इन मधुमक्खियों को कृत्रिम रूप से भोजन दिया जाना आवश्यक है, जिसमें 2 भाग चीनी तथा 1 भाग पानी इन्हें खाने को दिया जाता है। देखिए, ऋतु के अनुसार भोजन की कमी हो जाए तो इन मधुमक्खियों को कृत्रिम रूप से भोजन दिया जाता है। और कृत्रिम रूप से भोजन के लिए इनको क्या देंगे, तो 2 भाग चीनी और 1 भाग पानी इन्हें देना आवश्यक है। ओके, तो ये था मधुमक्खी का कृषि में महत्व और इन्हें किस तरह से पाला जा सकता है। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।